हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू। आज हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है, यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले भाग हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन, जिनके आज अति लघुतरीय हम लोग 2 वीडियो देखे। दोनों वीडियो में हम तीन वीडियो हमने बनाया था, जिनमें पूरे पार्ट का एक एक टॉपिक्स का हमने वर्णन किया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑलवेज न्यू 142, तो आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अति लघुतरीय क्वेश्चन क्या कहता है और उसके क्या क्या जवाब होनी चाहिए और प्रश्न आपके परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं, इनके बारे में देखना है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 3 खनिज अम्लों के सूत्र, यानी 3 खनिज अम्ल। अब देखिए कौन कौन से अम्ल हैं, तो कौन है, HCl है, दूसरा हमारा है H2SO4 और तीसरा हमारा है HNO3। ये आपको याद रखना होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है ना। तो ये आपको याद रखना होगा। सूत्र आपसे पूछता है 3 खनिज अम्लों के सूत्र। ऐसे ये परीक्षा में पूछता नहीं है क्वेश्चन, अभी तक तो नहीं आया है जितने भी हैं 7-8 सालों के क्वेश्चन में, लेकिन आपसे पूछ सकता है। केवल तो सूत्र याद रखिएगा। 3 खनिज अम्लों के सूत्र कौन कौन, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्लियर। दूसरा हमारा है एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र। एक कार्बनिक अम्ल तो H2CO3, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है, ये इसका सूत्र। आगे है, आपसे पूछता है जब जो ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट है, पूछता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल, तो याद रखेंगे एसीटिक अम्ल। आपसे कोई पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एसीटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसीटिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैटरी अम्ल क्या है। बैटरी यानी आप जो घरों में बैटरी देखे होंगे या ट्रैक्टर में, ट्रक में जो बैटरी लगी होती है, उसके अंदर एक द्रव भरी होती है। वो द्रव कौन सा होती है, एसिड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं देहाती हिसाब में, एसिड। वो कौन सा अम्ल है, कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा, H2SO4। याद रखेंगे। बैटरी अम्ल कौन सा अम्ल, परीक्षा में पूछता है VVI, याद रखेंगे VVI। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में अम्ल कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सूत्र क्या है उसका, H2SO4। कोई दिक्कत, तो अभी तक आप पढ़ रहे थे 3 कार्बनिक अम्ल, तो HCl H2SO4 HNO3। फिर एक कार्बनिक अम्ल H2CO3। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और बैटरी में कौन सा अम्ल, जिसको हम लोग सीधे देहात में कहते हैं एसिड। एसिड का मतलब ही अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे हमारा है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए। अरे भाई, हम तो अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके थे, नहीं पढ़ चुके थे कि जिसमें अम्ल और भस्म, यानी एक अम्ल हो और दूसरा क्या हमारा भस्म है। एक अम्ल और एक भस्म अभिक्रिया करेगी तो बनाती है लवण और जल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है मेरे भाई, उदासीनीकरण। आपसे कोई पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो क्या बोलोगे, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है, तो उसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करती है तो उसमें ना तो अम्ल का गुण रहता है और ना ही भस्म का गुण रहता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, आगे चले क्या। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है एक सामान्य अम्ल, एक अम्लीय लवण और एक भास्मी लवण का एक एक उदाहरण। देखिए, परीक्षा के लिए VVI याद रखेंगे, बहुत ही VVI। कह रहा है एक सामान्य अम्ल का नाम। तो आप जो घर में भोजन में जो हम लोग यह लवण पूछता है, एक सामान्य लवण, तो हम लोग जो घर में खाने में यूज करते हैं, यानी कि जो नमक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नमक, साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या है, NaCl। साधारण नाम खाने का नमक, ठीक है, या सीधे नमक भी कह सकते हैं। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl। याद रखेंगे ना, सोडियम क्लोराइड NaCl, खाने का, ठीक है। आगे दूसरा हमारा कह रहा है इसी में एक अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण में क्या है, NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसको खाने का सोडा कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, Na से हो गया सोडियम, S से हो गया हाइड्रोजन, CO से कार्बोनेट। क्लियर। तो आप क्या पढ़ रहे थे
कि एक अम्लीय लवण। तीसरा है क्षारीय लवण MgOH। हमने पहचानने का तरीका भी बताया था कि जिसमें H नहीं हो तो सामान्यतः समझिएगा कि वो सामान्य लवण है, जिसमें H रहेगा तो अम्लीय और OH रहेगा तो क्या, क्षारीय लवण। क्लियर? तो आपने समझ रहा है कि अभी तक सामान्य अम्ल क्या है, अम्लीय लवण क्या है और क्षारीय लवण क्या है। आगे क्वेश्चन कहता है CO2 का जलीय विलयन। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसका सूत्र है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। ये इसका जलीय विलयन अगर पानी में इसको घोल दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, तो याद रखेंगे अम्लीय होता है। CO2 का जलीय विलयन कैसा, अम्लीय। CO2 का जलीय विलयन कैसा, अम्लीय। परीक्षा में पूछेगा आपसे CO2 का जलीय विलयन कैसा होता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, अम्लीय, क्षारीय, भास्मिक, इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे हम लोग, अम्लीय में। किसमें मारेंगे, अम्लीय में। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से किसको कराया जाए, याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराई जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यहाँ कह रहा है आपसे कि भाई रे सोडियम कार्बोनेट, क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराई जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से। तो अभिक्रिया कराने से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। साथ में बनेगी H2O जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछेगा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखिए Na2CO3। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या बनाएगी, और जल बनाएगी H2O और साथ साथ बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एनी प्रॉब्लम? तो आपसे परीक्षा में पूछेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्या बनाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ये कौन है वो सूत्र, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये सूत्र किसका है, अमोनियम क्लोराइड। कहता लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अम्लीय है, ये क्या है, अम्लीय है। तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगी, हम जानते हैं कि लिटमस पत्र में लाल को नीला करती है कौन, क्षार, और नीला को लाल करती है कौन, अम्ल। अब यहाँ पर ये अम्लीय है, तो अम्लीय है तो नीले लिटमस पत्र को क्या करेगी, वो क्या करेगी ठीक है, तो लिखेंगे NH4Cl एक अम्लीय लवण है, क्या है, अम्लीय लवण है, तो इसीलिए वह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगी, लाल। आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे भाई, गृह निर्मित किन्हीं दो सूचक के नाम। गृह निर्मित यानी कि सूचक तो हमने कई देखा था, सूचक का मतलब क्या, कि किसी विलयन की प्रकृति को बताने में वो सक्षम हो उसको सूचक कहते हैं। किसी विलयन की प्रकृति को बताने में सक्षम हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सूचक। अब कह रहा आपसे कि गृह निर्मित सूचक, तो जो घर में है कौन कौन, तो हल्दी पाउडर है, चुकंदर है, लाल गोभी का पत्ता है, ये सब क्या है, घरेलू सूचक है। तो गृह निर्मित सूचक कौन कौन, हल्दी पाउडर और चुकंदर। एनी प्रॉब्लम? तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन देख रहे थे, पहले 10 क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, फिर बारीकी से आगे हम लोग चलेंगे। जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दो रंगीन पदार्थों के नाम बताइए जो अज्ञात द्रव को क्षारीय और अम्लीय बताती है। माने ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिसके उपयोग से किसी भी विलयन की अम्लीयता और भास्मीयता की जांच हो सकती है। तो हमने बताया था, उसके लिए कई बात बताई थी, जिसमें लिटमस पत्र था, फिलेथोफैलिन थी, मेथिल ऑरेंज था, लाल गोभी का पत्ता था, हल्दी पाउडर थी, चुकंदर थी। नहीं, तो इसमें से कुछ क्या है, संश्लेषित है और कुछ घरेलू है। आपसे तो ना तो संश्लेषित पूछ रहा है ना घरेलू पूछ रहा है, आपसे सीधे पूछ रहा है कि दो पदार्थ के नाम बताइए जिसकी सहायता से किसी विलयन की प्रकृति को बताया जा सकता है कि वह अम्लीय है या भास्मी। तो 6 में से कोई आप 2 को लिख लीजिए, कौन कौन, तो लिटमस पत्र और फिलेथोफैलिन। क्लियर, फिलेथोफैलिन। इसमें क्या बताए थे हम लोग कि लिटमस पत्र ले लीजिए, किसी विलयन से उस पर डालिए थोड़ा सा 2 बूंद, अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो गया तो क्षारीय है, और नीला वाला अगर लाल हो गया तो अम्लीय है, और कोई प्रभाव ना पड़ा तो उदासीन है ना। तो ये बताया क्या, प्रकृति किसकी, विलयन की। किसकी प्रकृति, विलयन की प्रकृति, यानी अम्ल है या भस्म है, जानने के लिए किसका उपयोग किया हम लोग,
लिटमस पत्र का, किसका? उसी तरह से फिलेथोफैलिन का, इसी तरह से मेथिल ऑरेंज का, है ना। नंबर क्वेश्चन 12, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं? आपसे पूछ रहा है कि बताओ मेरे भाई ऐसे कौन से क्षार हैं जिसमें धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है उसका नाम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक ऐसा क्षार है जिसमें धात्विक आयन नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आगे है 13 नंबर समीकरण को पूरा करने के लिए कह रहा है। देख रहे हैं समीकरण आपके सामने में लिखी हुई है Zn प्लस H2SO4। क्या हमारा? Zn प्लस H2SO4। इस समीकरण को अगर पूरा करना हो तो हम जानते हैं कि Zn सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करेगी? अभिक्रिया, यानी ZnSO4 प्लस H2 और ये H2 गैस जो है बाहर निकल जाएगी। क्लियर? आपने क्या देखा कि जस्ता, Zn का मतलब जस्ता, SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, दोनों को अभिक्रिया करा दिए तो बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से हमारा लोहा जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, लोहा यानी कि Fe प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाएगी फेरस क्लोराइड FeCl2। क्या बनाएगी मेरे भाई? FeCl2। आप प्लस में क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगी। यानी आपने अभी तक क्या समझा? इससे क्या फुल एंड फाइनल समझ में आई कि जितने भी अम्ल हैं ये धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। जितने भी अम्ल हैं वह किससे अभिक्रिया करेगी? धातु से। क्या निकालती है? नाउ एनी प्रॉब्लम? चलते हैं हम अगले पायोदान की तरफ। आगे है, यदि एक विलयन का पीएच मान 3 है तो बताइए विलयन की प्रकृति क्या होगा? तो हमने बताया था, आपको याद होगा ना पीएच स्केल वाला? नहीं, पीएच सोरेंस ने दिया था पीएच स्केल 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, नहीं ऐसे बताए थे, सॉरी हमने बताया था 0 यहां दिए थे हम लोग, नहीं 7 यहां था, 7 1 8 9 10 11 12 13 14, इधर बचाए 6, इधर 5, इधर 4 3 2 1, 1 से कम नहीं और 14 से ज्यादा नहीं। 7 वाला उदासीन, 7 से ज्यादा वाला भास्मिक और 7 से कम वाला अम्लीय। 7 से कम वाला अम्लीय, 7 वाला उदासीन और 7 से ज्यादा वाला तो क्षारीय। अब यहाँ कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो अम्लीय होगा या क्षारीय? अम्लीय, सीधी सी बात। अब फिर से कह रहा है कि एक का पीएच मान 6 और एक का पीएच मान 3 तो 2, तो कौन अम्लीय ज्यादा? तो 2 वाला होगा। जैसे हमने बताया था ना कि 2 कटोरी दही ले लेते हैं, एक का पीएच मान 6 एक का पीएच मान 2 है, कौन ज्यादा अम्लीय, जो ज्यादा खट्टा कौन? तो 2 वाला। जिसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा, वो ज्यादा अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा, वो ज्यादा अम्लीय। तो विलयन में कौन अम्लीय ज्यादा? 2 वाला। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या पीएच मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे? क्या बताइए, कोई पीएच मान है 8 तो जल से ज्यादा भास्मिक होगा? तो हाँ, जल का होता है 7, उदासीन जल का कितना? 7, और 7 से जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? भास्मिक। तो यहाँ पर 8 है तो क्या होगा? भास्मिक। एनी प्रॉब्लम? तो किसी विलयन का पीएच मान अगर 8 तो जल से होगा भास्मिक। नंबर आगे है, कह रहा है आपसे 3 वहां क्वेश्चन देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक में, ये भारतीय भवन से हम लोग पढ़ रहे हैं तो भारतीय भवन का क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा हुआ है NaCl NaSCO3 MgOCl। अब बताइए मेरे भाई इसमें कौन सा साधारण लवण है, कौन सा अम्लीय है और कौन सा भास्मिक है? यही क्वेश्चन हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़े हैं 6। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़े हम लोग? 6 भी पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा कि अम्लीय लवण के उदाहरण थे NaCl, सॉरी साधारण लवण का उदाहरण NaCl। तो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं ना, NaCl कौन सा लवण? साधारण। NaCl कौन सा लवण? साधारण लवण। NaHCO3 कौन सा लवण? अम्लीय। MgOH भास्मिक। OH वाला रहेगा तब भास्मिक, H वाला रहेगा तो अम्लीय। जिसमें OH और H ना हो साधारणता तो समझ जाएंगे कौन है ये? साधारण। आगे हैं नंबर 19, नहीं सॉरी 18, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। देखिए फिर से अभिक्रिया को कहता है आपको पूरा करने के लिए मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन 18 क्या कहता है समझिएगा। देखिए 18 नंबर में कह रहा है कि अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है Zn प्लस NaOH
तो जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे, इसको क्या कराएंगे हम लोग, Zn, नहीं, इसको अभिक्रिया कराएंगे किससे, NaOH से, तो बनेगा ZnOH प्लस Na, नहीं, यानी कि ये क्या हो जाता है, एक सेकंड शायद देख लेते हैं, इसका कुछ गड़बड़ी हो रही है शायद। ठीक है, ZnOH से क्या करेगी अभिक्रिया, यहाँ OH Z है, Na बच जाएगी, यहाँ पर बनेगी ZnNaOH जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसी तरह से CuSO4 तब बनेगी NaSO4 प्लस CuOH, है ना। इस तरह से अभिक्रिया माने समीकरण को आपको पूरा करना है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए जस्ता यानी कि Zn, जस्ता का मतलब क्या, Zn, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl अभिक्रिया कराएगी तो क्या बनाएगी, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2, क्या बनाएगी, ZnCl2 प्लस H2। यानी कहता है कि जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगी, तो जस्ता का Zn हाइड्रोक्लोरिक का 2HCl अभिक्रिया करके बनाएगी जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। कोई दिक्कत, आगे है 20, एक सूचक का नाम बताइए जो विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने में, तो कोई भी सूचक का नाम ही तो पूछ रहा है, तो बता दो जिंक, ये लिटमस पत्र, फिलेथोफेलिन, कोई एक बताओ, तो क्या बताएंगे हम लोग, लिटमस पत्र। कोई दिक्कत, चलिए तो हम लोग 20 तक क्वेश्चन का पढ़ लिए थे। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला में निर्मित। देखिए प्रयोगशाला में यानी आपने उद्योग में, फैक्ट्री में, यानी प्रयोगशाला में आपने कोई निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिलोथोफैलिन का एक बूंद डालते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। अब कहता है कि देखिए एक पर डालते हैं तो वह क्या हो जाती है, फिलेथोफैलिन गुलाबी हो जाती है, यानी वो क्षारीय प्रवृत्ति का, किस प्रवृत्ति का है, वो क्षारीय है। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखेंगे वो कौन सा विलयन है, एक विलयन आपने फैक्ट्री में बनाया, मैंने प्रयोगशाला में, और वही आप क्या करते हैं, जांचते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, तो फिलेथोफिन ले आए और उस पर एक बूंद डाले तो उसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी, उसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी। अब जैसे गुलाबी हो जाए तो वह कौन सी प्रकृति का होगा, तो याद रखेंगे जैसे गुलाबी हो जाती है तो क्या हो जाती है, एक मिनट देख लेते हैं, फिलेथोफिन गुलाबी, तो कैसा होगी, क्षारीय, कैसा हो जाएगी। चलिए आगे 22, रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा यानी धोने के सोडा का सूत्र, तो ये तो क्या कहना है भाई, धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 और 10H2 होता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। धोने का सोडा का सूत्र Na2CO3, और तुतिया का सूत्र CuSO4, तुतिया है उसका सूत्र पूछता है तो क्या लिखेंगे आप, CuSO4। नंबर आगे, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कह रहा है क्या होगा जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसी सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करे। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। क्लियर, तो हम जानते हैं कि जैसे ही अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी सोडियम सल्फेट, क्या बनाएगी, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनाएगी, साथ ही साथ बनाएगी जल यानी H2O, साथ ही साथ बनाएगी CO2, क्या बनाएगी, CO2। कोई दिक्कत, तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप लोग कि जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जब अभिक्रिया करेगी बनाएगी सोडियम सल्फेट, जल और, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। नंबर आगे कहता है 24, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाने पर उसका पीएच मान क्या होगा। तो जैसे भी हम लोग हाइड्रोजन आयन में यानी कोई भी विलयन हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसके पीएच मान में कमी आएगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान क्या होगा, उसका कमेगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। आगे हैं
वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं? देखिए, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण को कहते हैं उत्फूलन। वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्फूलन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे हमारा है, पौधे में संतोषजनक वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.5 से 7 के बीच। हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, उसके गुणों के बारे में, कि अगर कोई भी पौधा का संतोषजनक वृद्धि हो, अच्छा वृद्धि हो, तो मिट्टी का पीएच मान कितना चाहिए? तो 5.5 से 7 के बीच। दो सूचक का नाम, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दो सूचक, तो लिटमस पत्र, फिलेथोफेलिन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी पाउडर। इसका मतलब देखिए, बार बार सूचक से पूछ रहा है, दो सूचक दो सूचक, तो सूचक परीक्षा में पूछता है, याद रखना है आपको परीक्षा के लिए। क्लियर? आगे हैं, एक साधारण नमक में किस यौगिक को, देखिए साधारण नमक में किसको मिलाते हैं? तो KiO3 या Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड को मिला देंगे तो वो आयोडीन युक्त हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक हम क्यों खाते हैं बता ही दिए थे सब विस्तार से, कि हमारे यहाँ ज्यादा करके जो नमक होती है ना, वह समुद्री नमक होती है। समुद्र के पानी से हम लोग नमक बनाते हैं, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं होता है, तो घेघा रोग हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? KiO3 या Ki, यानी पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं, तो वह क्या बन जाती है? आयोडीन युक्त नमक। आगे है, एक पर्शवेद्य लवण का सूत्र। तो पर्शवेद्य लवण में याद रखेंगे अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। पर्शवेद्य लवण में कौन? NH4Cl। और अगला कहता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कोई भी अम्ल जल में घुलेगा क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारा आज का ये 30 क्वेश्चन है। आपने अभी तक हमारे 30 क्वेश्चन को देखा, अगर फिर भी डाउट रह गया हो तो हमें बताएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए आप लोग।